9.1 परिचय। वस्तुनिष्ठ बनाम व्यक्तिपरक, वृहद बनाम सूक्ष्म तथा मूल्य तटस्थता बनाम पक्षपात के मुख्य मुद्दों पर विचार करते हुए इकाई 9 तुलनात्मक पद्धति और सामान्य ज्ञान के बीच संबंधों की खोज करती है तथा इसकी वैचारिक स्थिति पर प्रश्न उठाती है। चूंकि तुलनात्मक पद्धति की अपनी अनूठी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसलिए लेखक उस ऐतिहासिक संदर्भ पर चर्चा करता है जिसमें पद्धति विकसित हुई। पद्धति का प्रक्षेप पथ इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि इसे अनुभवजन्य शोध में कैसे लागू किया जाता है। पद्धति की मुख्य विशेषताओं को व्यवस्थित रूप से रेखांकित किया गया है। इकाई समग्र सैद्धांतिक मान्यताओं, शोध विधियों और क्षेत्र तकनीकों के बीच संबंधों पर जोर देती है। यह भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का भी संदर्भ देता है, जो तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करता है, जिससे आपको अपने शोध में इसे लागू करने के लिए एक ठोस आधार मिलता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, समाजशास्त्र तुलना के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। यह इकाई आपको सामाजिक मुद्दों पर आपके शोध के लिए पहचान योग्य पाठ प्रदान करेगी। 9.2 सामान्य ज्ञान के साथ संबंध, वैचारिक स्थान की पूछताछ। समाजशास्त्र के छात्र सामान्य ज्ञान और समाजशास्त्र के बीच के अंतर और समाजशास्त्रीय ज्ञान को सामान्य ज्ञान की समझ के साथ मिलाने के खतरे से परिचित हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा के संदर्भ में यह अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। दैनिक जीवन में हम अक्सर तुलना और विरोधाभास का उपयोग करते हैं, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह विधि मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करने में भी आम है। सामाजिक दुनिया की अपनी दैनिक समझ पर विचार करते हुए आप महसूस करेंगे कि आप तुलना और विरोधाभास प्रक्रियाओं में संलग्न हैं। हम सभी चीजों, लोगों, खाद्य पदार्थों, संस्कृतियों आदि का मूल्यांकन श्रेष्ठ या निम्न होने के संदर्भ में करते हैं। आम टिप्पणियों में शामिल हैं, हमारा भोजन उनके भोजन से अधिक स्वादिष्ट है, या उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से अधिक विकसित है। उत्तरार्ध कथन एक विकासवादी धारणा को दर्शाता है जो विकास के चरणों का सुझाव देता है, जिसमें प्रत्येक क्रमिक चरण पिछले चरण से बेहतर होता है। ऐतिहासिक रूप से समाजशास्त्र में बर्बर की तुलना सभ्य या आदिम की तुलना आधुनिक से करना स्वीकार्य लगता था। आज समाजशास्त्री विकासवादी तुलनात्मक दृष्टिकोण में निहित मूल्य निर्णयों से बचने के लिए जानबूझकर सरल और जटिल समाज जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। हालांकि रोजमर्रा के स्तर पर यह जागरूकता है कि तुलना निर्दयी हो सकती है और हमें प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या विचार को उसके लिए महत्व देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि तुलनात्मक दृष्टिकोण के विषय रोजमर्रा की धारणाओं में भी दिखाई देते हैं। इन स्तरों के ओवरलैप के कारण तुलना के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और हमारे सामान्य दृष्टिकोण के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। बेतेल सामान्य तुलनात्मक और समाजशास्त्रीय तुलनात्मक दृष्टिकोणों के बीच अंतर करते हैं। जबकि तुलना का व्यापक उपयोग मानव विचार के लिए स्वाभाविक हो सकता है, यह परिभाषित नियमों के साथ तुलनात्मक पद्धति की सचेत खोज पर लागू नहीं होता है। सामाजिक विज्ञान के भीतर विभिन्न विषयों में तुलना के उपयोग में भिन्नता है। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान सभी मनुष्यों के लिए सामान्य संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समाजों के बीच अंतर पर बहुत कम ध्यान देते हैं। दूसरी ओर, इतिहास अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार किए बिना दिए गए समाजों की विशिष्ट विशेषताओं पर जोर देता है। तुलनात्मक पद्धति, जिसे विशिष्ट विशेषताओं को पहचानते हुए सभी समाजों की सामान्य विशेषताओं की खोज करने के लिए डिजाइन किया गया है, समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान का एक विशेष फोकस रहा है। अपने L.T. हॉबहाउस मेमोरियल ट्रस्ट व्याख्यान में इवांस प्रिचर्ड ने तुलना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, कोई अन्य विधि नहीं है। तुलना सभी विज्ञानों में आवश्यक है और मानव विचार में प्राथमिक है। उन्होंने दुर्खीम के इस दृष्टिकोण को दोहराया कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की कोई विशेष शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक नहीं रह जाता है और तथ्यों की व्याख्या करने का लक्ष्य रखता है। मैकफर्लेन ने कहा कि किसी घटना को समझने के लिए उसे दूसरों के परिप्रेक्ष्य या तुलना में रखना आवश्यक है। उन्होंने लोवी को उद्धृत किया, वह इंग्लैंड के बारे में बहुत कम जानता है जो केवल इंग्लैंड जानता है। सामाजिक वैज्ञानिक आमतौर पर जानते हैं कि वे लगातार तुलना करते रहते हैं। मैकफर्लेन के अनुसार इतिहास समय में तुलना करता है, अन्य सामाजिक विज्ञान स्थान में तुलना करते हैं। इतिहासकार अपने स्वयं के समाजों को आदर्श के रूप में लेते हैं और देखते हैं कि अतीत उनसे कैसे भिन्न या समान है।
ठीक वैसे ही जैसे मानव विज्ञानी, समाजशास्त्री या अर्थशास्त्री स्थान में करते हैं। मैकफर्लेन ने पोकॉक को उद्धृत किया, जिन्होंने कहा, तुलना विषय की पद्धति में अंतर्निहित है। एक मानव विज्ञानी अपने पहले फील्ड वर्क में अपने समाज की श्रेणियों की तुलना उस समाज की श्रेणियों से करता है जिसका वह अध्ययन करता है। मैकफर्लेन ने डे टोकेविले के काम का भी संदर्भ दिया, जहां उन्होंने अमेरिका की तुलना फ्रांस से की और सटीक वर्णन प्रदान करने के लिए समानताओं और अंतरों को नोट किया। समाजशास्त्री लंबे समय से तुलना और मूल्य निर्णयों की समस्या से अवगत हैं। दुर्खीम और वेबर जैसे शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारकों ने मूल्यतस्थ समाजशास्त्र और विकासवादी प्रगति के बीच संघर्ष से जूझते हुए स्वीकार किया कि पश्चिमी समाज उच्चतम विकासवादी चरण तक पहुंच चुके हैं। समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति के ऐतिहासिक संदर्भ पर अगले खंड में इस पर आगे चर्चा की गई है। आगे बढ़ने से पहले याद रखें कि न केवल शास्त्रीय समाजशास्त्रियों ने तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया, बल्कि हेरोडोटस, अरस्तु, पॉलिबियस, प्लूटार्क जैसे प्राचीन विद्वानों और बोर्डिन और मैकियावेली जैसे पुनर्जागरण विचारकों ने भी इसका उपयोग किया। कई विद्वानों ने तुलनात्मक दृष्टिकोण के शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के अनुप्रयोग से प्रेरणा ली है, जिससे विभिन्न समाजों और संस्कृतियों की समृद्ध समझ प्राप्त हुई है। मैकफर्लेन की सूची में पेरी एंडरसन, फर्नांड ब्राउडल, लुइस ड्यूमोंट, अर्नेस्ट गेलंड, जैक गुडी, ई.एल. जोन्स, डेविड लैंड्स और विलियम मैकनील शामिल हैं। आंद्रे बेतले जैसे समकालीन समाजशास्त्री तुलनात्मक पद्धति के निरंतर उपयोग की वकालत करते हैं, हालांकि पिछली गलतियों से बचने के लिए सावधानी के साथ। यह दृष्टिकोण आपको इस पद्धति को सावधानी से अपनाने और इसके विभिन्न अनुप्रयोगों के बारे में बहस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। 9.3 ऐतिहासिक संदर्भ। हालांकि प्राचीन और मध्यकालीन विद्वान तुलना का उपयोग करते थे, लेकिन तुलनात्मक पद्धति एक औपचारिक सामाजिक शोध पद्धति के रूप में 19वीं सदी के समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में उभरी। 19वीं सदी में इस पद्धति का आकर्षण इस विश्वास में था कि यह मानव समाज और संस्कृति के बारे में वैज्ञानिक नियमों को उजागर कर सकती है। तुलनात्मक पद्धति के पैरोकार समाज के एक प्राकृतिक विज्ञान में विश्वास करते थे जो व्यवस्थित तुलनाओं के माध्यम से सामाजिक जीवन में नियमितताएं स्थापित करेगा। 19वीं सदी के समाजशास्त्र और नृविज्ञान ने अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के अध्ययन को मानव जीवन के भौतिक या जैविक पहलुओं के अध्ययन के साथ जोड़ दिया। फ्रांस में एमिल दुर्खीम, इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर और जर्मनी में मैक्स वेबर जैसे शुरुआती समाजशास्त्रियों ने तुलना को मानव विचार की एक बुनियादी प्रक्रिया माना। स्पेंसर और दुर्खीम विशेष रूप से जैविक सादृश्य से प्रभावित थे। दुर्खीम ने सामाजिक दुनिया को समझने के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इसका पद्धतिगत रूप से उपयोग किया। दुर्खीम द्वारा तुलनात्मक पद्धति के व्यवस्थित उपयोग ने 20वीं सदी के पहले भाग में समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में इसके व्यापक अनुप्रयोग को जन्म दिया। रैडक्लिफ ब्राउन और उनके सहयोगी दुनिया भर में अपने शोध में इस पद्धति के उल्लेखनीय अनुयायी थे। बॉक्स 9.1 तुलनात्मक पद्धति पर एक आलोचनात्मक नज़र। समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने संरचना और सामाजिक प्रथाओं के बीच संबंधों की तुलना और विरोधाभास करने वाले कई विद्वानों के मोनोग्राफ तैयार किए हैं। इस शोध में अक्सर समाज को एक ऐसी वास्तविकता के रूप में देखा जाता है जिसे निष्पक्ष रूप से देखा और वर्णित किया जा सकता है। इंगोल्ड ने इस अवधारणा की उपयोगिता पर सवाल उठाया, तुलनात्मक पद्धति की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता को इसके गैर आलोचनात्मक उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया। तुलनात्मक पद्धति के प्रति मैक्स वेबर का दृष्टिकोण अद्वितीय था क्योंकि उनका मानना था कि समाजशास्त्रीय जांच केवल सामाजिक घटनाओं के कारणों और कार्यों पर केंद्रित होनी चाहिए। इसके बजाय वह उनके अर्थों को समझने में अधिक रुचि रखते थे। वेबर का मानना था कि समाजशास्त्र कुछ ऐसा हासिल कर सकता है जो प्राकृतिक विज्ञान नहीं कर सकता, व्यक्तियों की व्यक्तिपरक समझ। अतीत में तुलनात्मक पद्धति समाज के प्राकृतिक विज्ञान के विचार से और अधिक विशेष रूप से विकास के सिद्धांत से निकटता से जुड़ी हुई थी। 19वीं सदी के अधिकांश नृविज्ञान ने सामाजिक घटनाओं की उत्पत्ति और उनके सरल से जटिल रूपों में विकसित होने वाले चरणों पर ध्यान केंद्रित किया। बेतेल ने मूल्यतस्थ और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण और हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्खीम और मैक्स वेबर जैसे शुरुआती समाजशास्त्रियों पर विकासवादी सिद्धांत के प्रभाव के बीच तनाव पर चर्चा की। इन समाजशास्त्रियों का मानना था कि समाज, संस्कृति, धर्म, परिवार और विवाह जैसी सामाजिक संरचनाएं हर जगह महत्वपूर्ण थीं और घर और विदेश दोनों जगह बौद्धिक ध्यान देने योग्य थीं।
इसके लिए तुलनात्मक पद्धति के अभ्यासियों को अपने समाज और संस्कृति से अलग होना पड़ा, इतिहासकारों के विपरीत जो अक्सर राष्ट्रवादी होते थे। तुलनात्मक पद्धति विशेषाधिकार प्राप्त अपवादों की अनुमति नहीं देती थी और राष्ट्रवाद को आसानी से समायोजित नहीं कर सकती थी। प्रारंभिक समाजशास्त्री और सामाजिक मानवविज्ञानी विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित थे, जिसने सभी समाजों को समान रूप से महत्व देने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया था। वे आमतौर पर मानते थे कि पश्चिमी समाज सबसे अधिक विकसित थे, जबकि अन्य समाज विभिन्न चरणों में उनसे नीचे थे। पश्चिम के बाहर से इन विचारों का बहुत कम विरोध हुआ। शुरू से ही तुलनात्मक पद्धति के लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच एक अंतर था। नारीवादी और सहभागी दृष्टिकोण, जिनकी चर्चा इकाई 10 और 11 में की गई है, मूल्य तटस्थता के विचार को चुनौती देते हैं, यह तर्क देते हुए कि प्रमुख दृष्टिकोण सार्वभौमिक और तटस्थ के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, 19वीं शताब्दी में विशेषाधिकार प्राप्त श्वेत पुरुष विद्वानों के विचारों को अक्सर सार्वभौमिक ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता था। इकाई 4 देखें। तुलनात्मक दृष्टिकोण की उत्पत्ति नारीवादी और सहभागी दृष्टिकोणों से बहुत अलग है, जो अधिक हाल के हैं और मूल्य तटस्थता पर एक अलग रुख रखते हैं। इन नए दृष्टिकोणों का समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जो मुख्य रूप से तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करने वाले क्षेत्र हैं। बेतेली ने उल्लेख किया कि वेबर और दुर्खीम जानते थे कि दृष्टिकोण वर्ग या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय परंपराओं के कारण भिन्नताओं पर विचार नहीं किया। उन्होंने गैर पश्चिमी समाजों में विचारों और मूल्यों का अध्ययन जांच की वस्तु के रूप में किया, न कि विधि निर्माण के तत्वों के रूप में, जिसने एशिया और अफ्रीका के विद्वानों के बीच चिंता पैदा की है। बेतेली एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं: क्या भौगोलिक स्थान के आधार पर अवलोकन, विवरण और तुलना के लिए विभिन्न तरीकों की सिफारिश करके इस सीमा को ठीक किया जा सकता है? संभावित उत्तर नहीं है। हालांकि, यदि समाजशास्त्री अपने अध्ययन की शुरुआत में अपने स्थानों, राष्ट्रीय, जातीय, लिंग और सैद्धांतिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बताते हैं, तो यह पद्धतिगत कठोरता को बढ़ाएगा। पाठक तब अध्ययनों की सुसंगतता और मान्यताओं की आलोचनात्मक जांच कर सकते हैं। दूसरे स्तर पर, तुलनाओं की संख्या और प्रकृति के संबंध में द्वैधारी सोच और द्वैत विश्लेषण, जैसे इंग्लैंड और भारत या पश्चिम और बाकी की तुलना से बचने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि यह अक्सर यह दर्शाता है कि एक श्रेष्ठ है। मैकफर्लेन ने सामंतवाद पर बर्क की टिप्पणियों को एक आदर्श प्रकार के रूप में संदर्भित करते हुए फ्रांसीसी सामंतवाद को उचित रूप और अन्य को विचलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी विद्वान अक्सर समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को अपने समाजों पर आधारित करते हैं। मैकफर्लेन तीन तरफा तुलना का सुझाव देते हैं। मैकफर्लेन सापेक्षवाद और अनिवार्यता के मुद्दों से बचने के लिए वेबरियन आदर्श प्रकारों के खिलाफ 3 वास्तविक ऐतिहासिक मामलों की तुलना करने की सलाह देते हैं, जिन्होंने 150 से अधिक वर्षों से सामाजिक विज्ञान को परेशान किया है। यह दृष्टिकोण विभिन्न लोगों की समानताओं और अद्वितीय अंतरों दोनों को उजागर करता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें चिंतन और कार्रवाई 9.1 को पूरा करना चाहिए, जो हमें सामाजिक दुनिया का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक पद्धति को लागू करने के महत्व और चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। चिंतन और कार्रवाई 9.1 सामाजिक संदर्भों में विरोधाभासों और तुलनाओं का विश्लेषण करना। समाजशास्त्र और तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में समाजों, संस्कृतियों और धार्मिक समूहों के बीच समानताओं और अंतरों का विश्लेषण करना मानवीय अंतःक्रियाओं की गतिशीलता और जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रॉम्प्ट में दिए गए उदाहरण सर हेनरी मेन द्वारा भारत और यूरोप के बीच विरोधाभास, मार्क्स द्वारा विभिन्न उत्पादन विधियों की तुलना और मैक्स वेबर द्वारा यूरोप के भीतर और यूरोप और अन्य धर्मों के बीच तुलना चिंतन के लिए समृद्ध सामग्री प्रदान करते हैं। यह विश्लेषण इन उदाहरणों से संबंधित 4 विशिष्ट प्रश्नों को संबोधित करेगा, जिसका उद्देश्य अंतः सामाजिक विज्ञानों में तुलनात्मक पद्धति की हमारी समझ को गहरा करना है। एक विरोधाभासों और तुलनाओं में सबसे महत्वपूर्ण तत्व। दिए गए विरोधाभासों और तुलनाओं में सबसे महत्वपूर्ण तत्व सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर है। प्रत्येक उदाहरण विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के संचालन के तरीकों, उनके मूल्यों, उनकी आर्थिक संरचनाओं और उनकी धार्मिक मान्यताओं की जांच करने पर केंद्रित है। ये तत्व यह समझने में मौलिक हैं कि मानव समाज अलग अलग पहचान और प्रणालियां कैसे विकसित करते हैं।
सर हेनरी मेन की तुलना। मेन का काम मुख्य रूप से पारंपरिक और आधुनिक समाजों के बीच तुलना करता है। भारत और यूरोप की उनकी जांच स्थिति आधारित से अनुबंधाधारित समाजों में संक्रमण को उजागर करती है। भारत जैसे पारंपरिक समाजों में सामाजिक संरचनाएं काफी हद तक जाति जैसी आरोपित स्थितियों द्वारा निर्धारित की जाती थीं। इसके विपरीत यूरोपीय समाजों ने, विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद, अधिक व्यक्तिवादी, अनुबंधाधारित संबंधों की ओर बदलाव देखा, जहां सामाजिक गतिशीलता अधिक तरल थी। मार्क्स की तुलना। कार्ल मार्क्स का विश्लेषण समाजों की आर्थिक संरचनाओं में निहित है, जो उत्पादन के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। मार्क्स की तुलना का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और वर्ग संघर्ष को संचालित करने वाली अंतर्निहित आर्थिक शक्तियों को समझना है। समाजों में उत्पादन के विभिन्न तरीकों की उनकी तुलना सामाजिक संबंधों और शक्ति गतिशीलता को आकार देने में आर्थिक प्रणालियों की भूमिका पर जोर देती है। मैक्स वेबर की तुलना। यूरोप के भीतर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के वेबर के तुलनात्मक विश्लेषण, साथ ही इस्लाम, हिंदू धर्म और कन्फ्यूशीवाद के साथ यूरोपीय धर्मों की उनकी व्यापक तुलना, आर्थिक व्यवहार और सामाजिक विकास को आकार देने में धर्म की भूमिका को रेखांकित करती है। वेबर का काम इस बात की जांच करता है कि धार्मिक नैतिकता और विश्वास आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक स्तरीकरण और तर्कसंगत पूंजीवाद के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। 2. विपरीतता या तुलना। उपर्युक्त उदाहरणों में विपरीतता और तुलना दोनों शामिल हैं, लेकिन वे विश्लेषण की प्राथमिक विधि के रूप में तुलना की ओर अधिक झुकाव रखते हैं। तुलना। इन उदाहरणों में प्राथमिक दृष्टिकोण तुलनात्मक है, क्योंकि प्रत्येक विद्वान समानताओं और अंतरों को उजागर करने के लिए कई संस्थाओं, समाज, धर्म, आर्थिक प्रणाली की जांच करता है। उदाहरण के लिए, मार्क्स के विश्लेषण में आर्थिक प्रणालियों के विकास और सामाजिक संरचनाओं पर उनके प्रभाव को समझने के लिए उत्पादन के विभिन्न तरीकों की तुलना करना शामिल है। विपरीतता। जबकि तुलना प्रमुख विधि है, विपरीतता स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया का हिस्सा है। संस्थाओं की तुलना करके ये विद्वान स्वाभाविक रूप से अध्ययन के तहत विषयों के बीच अद्वितीय विशेषताओं और विचलन को उजागर करने के लिए विपरीतताएं खींचते हैं। उदाहरण के लिए, वेबर द्वारा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कार्य नैतिकता की तुलना भी दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर खींचती है, जो आर्थिक व्यवहार पर प्रत्येक धर्म के अलग अलग प्रभावों को रेखांकित करती है। संक्षेप में, ये उदाहरण तुलना को विरोधाभासों की पहचान करने और उन्हें उजागर करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार दोनों विधियों को सहक्रियात्मक रूप से नियोजित करते हैं। 3. बाइनरी विरोध। बाइनरी विरोध संबंधित शब्दों या अवधारणाओं के जोड़ों को संदर्भित करता है जो अर्थ में विपरीत होते हैं, जैसे प्रकाश अंधेरा, अच्छा बुरा और पुरुष महिला। ये विरोधाभास संरचनावादी सिद्धांत में मौलिक हैं, विशेष रूप से क्लाउड लेविस्ट्रॉस और फर्डिनेंड डी सोसुरे के कार्यों में। दिए गए उदाहरणों में विरोधाभास सख्ती से बाइनरी विरोध नहीं है। इसके बजाय वे अधिक सूक्ष्म और बहुआयामी तुलनाएं हैं जो सरल द्वंद्वों से परे जाती हैं। जटिलता। मेन, मार्क्स और वेबर द्वारा की गई तुलनाओं में कई चर और आयाम शामिल हैं। उदाहरण के लिए, भारत और यूरोप के बीच मेन के विरोधाभास में सामाजिक संरचना, कानूनी व्यवस्था और सांस्कृतिक मानदंड शामिल हैं, जिन्हें एक साधारण द्वैधारी विरोध में कम नहीं किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम। ये विरोधाभास अक्सर एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद होते हैं, न कि बिल्कुल विपरीत रूप में। उदाहरण के लिए, मार्क्स के उत्पादन के तरीके एक ऐतिहासिक सातत्य का हिस्सा हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग, विरोधी श्रेणियों के रूप में मौजूद होने के बजाय अगले को प्रभावित करता है। अंतर्संबंध। तुलना की जा रही संस्थाएं अक्सर आपस में जुड़ी होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक नैतिकता के वेबर के विश्लेषण से पता चलता है कि कैसे ये धार्मिक ढांचे पूरी तरह से अलग और विपरीत संस्थाओं के बजाय व्यापक सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के साथ बातचीत करते हैं। 4. इंग्लैंड और जापान की तुलना। इंग्लैंड और जापान की तुलना उनके ऐतिहासिक अंतर्संबंधों, औद्योगिक विकास और विकसित राष्ट्रों के रूप में आधुनिक स्थिति के कारण अधिक संतुलित और प्रासंगिक विश्लेषण प्रदान करती है। जबकि महत्वपूर्ण अंतर हैं, ऐसी उल्लेखनीय समानताएं भी हैं जो इस तरह की तुलना को सार्थक बनाती हैं। समानताएं। आर्थिक विकास। इंग्लैंड और जापान दोनों ने महत्वपूर्ण औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास किया है। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का जन्मस्थान था,
जबकि जापान ने मीजी बहाली और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान तेजी से औद्योगिक विकास का अनुभव किया। आधुनिकीकरण। दोनों देशों ने अपने समाजों में उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक बुनियादी ढांचे को एकीकृत करते हुए पर्याप्त आधुनिकीकरण का अनुभव किया है। राजनीतिक प्रणाली। दोनों में संसदीय प्रणालियों के साथ संवैधानिक राजतंत्र है। जबकि विशिष्टताएं भिन्न हैं, एक औपचारिक सम्राट और एक निर्वाचित संसद होने की बुनियादी संरचना एक सामान्य विशेषता है। वैश्विक प्रभाव। इंग्लैंड और जापान दोनों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति पर काफी प्रभाव डाला है। इंग्लैंड के औपनिवेशिक अतीत और जापान की तकनीकी प्रगति ने विश्व मंच पर उनकी भूमिकाओं को आकार दिया है। शिक्षा प्रणाली। दोनों देश शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं, कठोर स्कूली शिक्षा प्रणाली के साथ जो अकादमिक उपलब्धि और अनुशासन पर जोर देती है। अंतर। सांस्कृतिक विरासत। इंग्लैंड की सांस्कृतिक विरासत पश्चिमी परंपराओं में निहित है, जिसका इतिहास रोमन, एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन संस्कृतियों से प्रभावित है। जापान की विरासत विशिष्ट रूप से पूर्वी एशियाई है, जिसमें चीन, कोरिया और शिंटोवाद जैसी स्वदेशी परंपराओं का प्रभाव है। सामाजिक संरचना। इंग्लैंड में ऐतिहासिक रूप से सामंतवाद से प्रभावित वर्गाधारित समाज था, जबकि जापान में समुराई वर्ग के तहत एक कठोर सामंती व्यवस्था थी, जो मीजी बहाली के बाद एक योग्यता आधारित समाज में विकसित हुई। औद्योगिकरण समयरेखा। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई, जिससे यह पहला औद्योगिक राष्ट्र बन गया। जापान का प्रमुख औद्योगिकरण बाद में हुआ, जो 19वीं शताब्दी के अंत में मीजी बहाली के साथ शुरू हुआ। युद्ध और पुनर्निर्माण। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद अमेरिका के प्रभाव में पुनर्निर्माण के दौरान जापान का अनुभव इंग्लैंड के अनुभव से काफी अलग है। युद्ध के बाद जापान का आर्थिक चमत्कार इंग्लैंड के युद्ध के बाद धीमी रिकवरी के विपरीत है। धार्मिक प्रथाएं। इंग्लैंड में मुख्य रूप से ईसाई आबादी है और चर्च ऑफ इंग्लैंड इसका राजकीय धर्म है। दूसरी ओर, जापान शिंटोवाद और बौद्ध धर्म के मिश्रण का पालन करता है, जिसमें एक धर्मनिरपेक्ष समाज है जिसमें कन्फ्यूशियस मूल्य भी शामिल हैं। निष्कर्ष में सर हेनरी मेन, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर द्वारा किए गए तुलनात्मक विश्लेषण समाजों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक अंतर और समानताओं को समझने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ये तुलनाएं केवल द्वैधारी विरोधों की पहचान करने के बारे में नहीं है, बल्कि समाजों को आकार देने वाले विभिन्न कारकों के जटिल परस्पर क्रिया की खोज करने के बारे में है। इंग्लैंड और जापान जैसे अधिक प्रासंगिक रूप से समान संस्थाओं की तुलना करने से विकास पैटर्न, सांस्कृतिक प्रभावों और सामाजिक संरचनाओं की सूक्ष्म समझ प्राप्त होती है। यह दृष्टिकोण मानव समाजों की गतिशीलता में अधिक समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो कि द्वैधारी विरोधों में निहित अतिसलीकरण से बचता है। 9.4 तुलनात्मक दृष्टिकोण के तत्व। मूल्य निर्णय के नियम के साथ तुलना को संतुलित करने की चुनौतियों के बारे में पिछले खंड में आलोचनात्मक टिप्पणियों के बावजूद, तुलनात्मक पद्धति का स्वाभाविक रूप से समाजशास्त्र में उपयोग किया गया है। इसकी विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हम निम्नलिखित विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। समाज के एक प्राकृतिक विज्ञान की संभावना में विश्वास। अलगाव का लक्ष्य और विकास के सिद्धांत के साथ एक असहज संबंध। जैविक सादृश्य का प्रभाव। व्यवस्थित तुलना करने का इरादा। हालांकि समाजशास्त्रियों ने पहली 3 विशेषताओं पर बहस की है, लेकिन वे आमतौर पर व्यवस्थित तुलना के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। इसलिए विधि के निम्नलिखित तत्वों की जांच करना आवश्यक है। तुलना के तरीके। तुलना की इकाइयां। तुलनात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य। आइए अपने शोध में विधि को लागू करने के लिए उपयोगी सुझाव प्राप्त करने के लिए इन तीनों तत्वों में से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करें। तुलना के तरीके। जैसा कि मैकफर्लेन ने कहा, तुलना कई तरीकों से की जा सकती है, प्रत्येक अपने कार्य के लिए उपयुक्त है, और कोई पहले से यह निर्धारित नहीं कर सकता कि कौन सा सबसे अच्छा होगा। कोई भी व्यक्ति केवल कुछ विकल्पों को सामने ला सकता है। आप दुर्खीम द्वारा पहचाने गए 3 प्रकार के दृष्टिकोण पर ध्यान दे सकते हैं। हम किसी निश्चित समय में एक ही समाज पर विचार कर सकते हैं और उस समाज में होने वाली विशेष क्रियाविधियों या संबंधों में व्यापक भिन्नताओं का विश्लेषण कर सकते हैं। हम आमतौर पर समान प्रकृति के कई समाजों पर विचार कर सकते हैं जो कुछ क्रियाविधियों या संबंधों में भिन्न है। अधिक सटीक रूप से, हम या तो अलग अलग और शायद समकालीन समाजों की तुलना कर सकते हैं,
या अलग-अलग अवधियों में एक ही समाज की तुलना कर सकते हैं यदि इनमें कुछ सीमित सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। हम कई, शायद असंख्य, व्यापक रूप से भिन्न प्रकृति के समाजों की तुलना कर सकते हैं, फिर भी कुछ समान विशेषताएं साझा कर सकते हैं, या एक ही समाज के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन दिखाने वाले विभिन्न अवधियों की तुलना कर सकते हैं। 2. तुलना की इकाइयां। फिर से हम मैकफर्लेन का संदर्भ देते हैं, जिन्होंने कहा, तुलनात्मक विधि की सफलता निश्चित रूप से तुलना की जा सकने वाली चीजों की तुलना पर निर्भर करेगी। इसमें कई विशेषताएं शामिल हैं। एक यह है कि तुलना की गई इकाइयां लगभग समान क्रम की होती हैं। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में हाथ मिलाने की तुलना चीन में परिवार प्रणाली से करना विशेष रूप से उपयोगी नहीं होगा। इसके बाद मैकफर्लेन ने कहा, दूसरा, तुलना के प्रभावी होने के लिए चीजें किसी न किसी तरह से एक ही वर्ग या क्रम की होनी चाहिए। इस प्रकार, अमेरिका में विवाह की तुलना चीन में चाय पीने से करना शायद निरर्थक होगा। तुलनाओं का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी, समान दिखने वाली किसी चीज को चुनने से भी कोई धोखा खा सकता है। शहर, विवाह, परिवार, कानून जैसे शब्द नृवंश विज्ञान संबंधी धारणाओं से भरे हुए हैं। यहां तक कि घर, भोजन, शरीर जैसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्द भी प्रत्येक संस्कृति के भीतर धारणाओं के जटिल सेट को लेकर चलते हैं। 3. तुलनात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य। सामाजिक वैज्ञानिक तुलनात्मक पद्धति को अपने किट में मौजूद कई उपकरणों में से एक मानते हैं। उपयोगकर्ता के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि वह किसी विशेष उपकरण का उपयोग क्यों कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, और उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। इस संबंध में मैकफर्लेन सुझाव देते हैं कि यह ए. अति परिचित को दूर करने, बी. दूर को परिचित करने, और सी. अनुपस्थिति को दृश्यमान बनाने में मदद करता है। आइए इस बिंदु पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करें। अति परिचित को दूर करना। अति परिचित को दूर करना, या स्पष्ट को अस्पष्ट में बदलना, का अर्थ है अपने और परिचित चीजों के बीच एक अंतर बनाना ताकि कोई उन्हें एक अलग रोशनी में देख सके। अधिकांश शोधकर्ताओं को यह समस्या होती है कि वे जो परिचित है या जो उनके अपने जैसा है उसे नहीं देख पाते हैं और इसलिए स्वयं स्पष्ट रूप से सामान्य है। पीने के लिए रखे गए पानी से भरे गिलास के किनारे को न छूना भारत में हमें अजीब नहीं लग सकता है। आप फिर से समाजशास्त्र के सैद्धांतिक दायरे में भी सामान्य ज्ञान, वास्तविकता के स्वीकृत पहलू पर सवाल उठाने के लिए ठोस प्रयास देखेंगे। दूरस्थ को परिचित करना। हमारे काम में हम जिन चीजों का सामना करते हैं, उनमें से कई इतनी अपरिचित और दूर की होती हैं कि हम उनके तर्क को नहीं समझ पाते या उन्हें समझ नहीं पाते। यह भी उतना ही समस्याग्रस्त है। आमतौर पर प्रलोभन या तो विषय को पूरी तरह से टालना होता है या इसे तर्कहीन बकवास के रूप में खारिज करना होता है। अब, समाधान दूसरे समाजों में दूसरों के अध्ययन के माध्यम से एक तरह से ज्ञात हो सकता है। उदाहरण के लिए, रक्त विवाद या जादू टोना जैसी जिज्ञासु घटनाओं के मानवशास्त्रीय अध्ययनों ने पश्चिम में उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों को जो अंतर्दृष्टि दी, वह होगी अनुपस्थिति को दृश्यमान बनाना। तुलनात्मक विधि हमें अनुपस्थिति को प्रकट करने में मदद करती है। हमेशा आप पाएंगे कि कई दिलचस्प चीजें अनुपस्थिति हैं और इनके बारे में जागरूक होना आसान नहीं है। मैकफर्लेन 2004, 97 ने रॉबर्ट स्मिथ 1983, 152 का उदाहरण दिया है, जो बताता है कि कैसे एक जापानी विद्वान ने जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि आधुनिक जापान में पूर्वजों की पूजा क्यों जारी है। यह एक दिलचस्प सवाल नहीं है। असली सवाल यह है कि पश्चिम में यह क्यों खत्म हो गया। बेशक दोनों ही दिलचस्प सवाल हैं, लेकिन अनुपस्थिति निश्चित रूप से उतनी ही उत्सुक है। इस दिलचस्प खंड के अंत में आइए हम चिंतन और कार्रवाई 9.2 को पूरा करें। चिंतन और कार्रवाई 9.2 भाग ए, सामाजिक प्रणालियों में मूल्यों की तुलना। लुई ड्यूमोंट का यह कथन कि मूल्यों की एक ठोस और गहन तुलना केवल दो प्रणालियों के बीच ही संभव है, तुलनात्मक अध्ययनों में एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है। सामाजिक मूल्यों की प्रभावी रूप से तुलना करने के लिए हमें सामाजिक संबंधों की संपूर्ण प्रणालियों पर विचार करना चाहिए। नीचे सामाजिक संबंधों की 5 प्रणालियां दी गई हैं, जिनका उपयोग व्यापक तुलनात्मक विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। रिश्तेदारी प्रणालियां।
रिश्तेदारी प्रणालियां रक्त संबंधों, विवाह और गोद लेने से उत्पन्न संबंधों को शामिल करती हैं। ये प्रणालियां पारिवारिक संगठन, विरासत के नियम और सामाजिक दायित्वों की संरचना करती हैं। उदाहरण के लिए, सूडान के नुएर लोगों की पितृवंशीय रिश्तेदारी प्रणाली की तुलना ट्रोब्रिएंड द्वीपवासियों की मातृवंशीय प्रणाली से करने पर अलग अलग सामाजिक संरचनाएं, लिंग भूमिकाएं और विरासत पैटर्न का पता चलता है। पितृवंशीय प्रणालियों में वंश और विरासत पुरुष रेखा से होकर गुजरती है, जबकि मातृवंशीय प्रणालियों में ये महिला रेखा से होकर गुजरती हैं, जो सामाजिक गतिशीलता और सत्ता संरचनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। आर्थिक प्रणालियां आर्थिक प्रणालियां परिभाषित करती हैं कि समाज किस तरह से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग को व्यवस्थित करता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्यूबा की समाजवादी अर्थव्यवस्था से तुलना करने पर स्वामित्व, धन वितरण और सामाजिक कल्याण में मूलभूत अंतरों पर प्रकाश डाला जाता है। पूंजीवादी प्रणालियों में निजी स्वामित्व और बाजार की ताकतें आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती हैं, जिससे धन का वितरण अलग अलग होता है। इसके विपरीत, समाजवादी प्रणालियों का लक्ष्य संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण और धन का समान वितरण होता है, जिससे सामाजिक समानता और सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित होती हैं। राजनीतिक प्रणालियां समाजों के भीतर शासन संरचनाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हैं। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की तुलना उत्तर कोरिया की सत्तावादी प्रणाली से करने पर पता चलता है कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं नागरिक भागीदारी, नागरिक स्वतंत्रता और राज्य नियंत्रण को कैसे प्रभावित करती हैं। लोकतांत्रिक प्रणालियां राजनीतिक बहुलवाद, स्वतंत्र चुनाव और व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ावा देती हैं, जबकि सत्तावादी प्रणालियां अक्सर एक ही प्राधिकरण में सत्ता केंद्रित करती हैं, जिससे राजनीतिक स्वतंत्रता और असहमति सीमित हो जाती है। धार्मिक प्रणालियां नैतिक मूल्यों, अनुष्ठानों और सामुदायिक सामंजस्य को आकार देती हैं। भारत में हिंदू धर्म की धार्मिक प्रथाओं की सऊदी अरब में इस्लाम की प्रथाओं से तुलना करने पर यह पता चलता है कि विभिन्न विश्वास प्रणालियां सामाजिक मानदंडों, कानूनी ढांचों और दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। हिंदू धर्म अपने विविध देवताओं और अनुष्ठानों के साथ जाति संरचनाओं और सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित करता है, जबकि इस्लाम अपने सख्त एकेश्वरवाद और शरिया कानून के साथ कानूनी और सामाजिक आचरण को व्यापक रूप से निर्देशित करता है। शैक्षणिक प्रणाली यह निर्धारित करती है कि ज्ञान पीढ़ियों के बीच कैसे प्रसारित होता है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली, जो अपने छात्र केंद्रित और समग्र दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है, की तुलना चीन की परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली से करने पर शैक्षणिक प्रथाओं, छात्र परिणामों और शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। फिनलैंड की प्रणाली रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समान अवसरों पर जोर देती है, जबकि चीन की प्रणाली रटने की शिक्षा, अनुशासन और उच्च शैक्षणिक उपलब्धि को प्राथमिकता देती है, जो व्यापक सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक लक्ष्यों को दर्शाती है। भाग बी, दूर की चीजों को जानने में तुलनात्मक दृष्टिकोण। जीपोलिया के किसी भी समान समस्या के लिए हमारी स्मृति को खंगालने के विचार द्वारा सुझाए गए तुलनात्मक दृष्टिकोण से शोधकर्ताओं और शिक्षार्थियों को अपरिचित घटनाओं को ज्ञात अवधारणाओं या अनुभवों से जोड़कर समझने में मदद मिलती है। यह विधि विभिन्न संदर्भों में अंतर्निहित पैटर्न और सिद्धांतों की खोज को सुगम बनाती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो दर्शाते हैं कि तुलनात्मक दृष्टिकोण ने शोधकर्ताओं को अपने स्वयं के क्षेत्रों को समझने में कैसे मदद की है। सांस्कृतिक नृविज्ञान। मानव विज्ञानी अक्सर मानव व्यवहार और सामाजिक संगठन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए दूर की संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, मार्गरेट मीड के समोआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में किशोरावस्था के तुलनात्मक अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सांस्कृतिक मानदंड किशोरों के व्यवहार और विकास को कैसे आकार देते हैं। उनके काम ने प्रदर्शित किया कि किशोरावस्था को सार्वभौमिक रूप से उथल-पुथल वाली अवधि के रूप में अनुभव नहीं किया जाता है, बल्कि यह सामाजिक अपेक्षाओं और संरचनाओं से काफी प्रभावित होती है। चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। 1918 के इन्फ्लुएंजा महामारी और कोविड-19 महामारी जैसे रोग प्रकोपों का तुलनात्मक अध्ययन सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को संक्रामक रोगों के प्रसार को समझने और प्रभावी नियंत्रण उपाय तैयार करने में मदद करता है। दोनों महामारियों की महामारी विज्ञान,
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं और सामाजिक प्रभावों की तुलना करके शोधकर्ताओं ने वर्तमान और भविष्य के प्रकोपों के प्रबंधन के लिए प्रमुख रणनीतियों की पहचान की है, जैसे कि समय पर सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और वैश्विक सहयोग का महत्व। शिक्षा। तुलनात्मक शिक्षा अध्ययन, जैसे कि विभिन्न देशों में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों की तुलना करना, शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियों और नीतियों की पहचान करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम पीसा के परिणामों ने उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों से सफल शैक्षिक प्रथाओं को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, जैसे कि फिनलैंड का शिक्षक स्वायत्तता और छात्र कल्याण पर जोर, जिसने दुनिया भर में शैक्षिक सुधारों को प्रभावित किया है। समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में विभिन्न सामाजिक आंदोलनों की तुलना करने से उनकी सफलता या विफलता में योगदान देने वाले कारकों पर प्रकाश डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का विश्लेषण करने से समान रणनीतियों का पता चलता है, जैसे कि अहिंसक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय वकालत, और सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने में नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना और राजनीतिक संदर्भ के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पर्यावरण अध्ययन। विभिन्न देशों में पर्यावरण नीतियों और प्रथाओं के तुलनात्मक अध्ययन शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को स्थिरता के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता को समझने में मदद करते हैं। जर्मनी और डेनमार्क की अक्षय ऊर्जा रणनीतियों की तुलना, जिन्होंने अपने ऊर्जा ग्रिड में पवन और सौर ऊर्जा को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भरता वाले देशों की रणनीतियों के साथ टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों में संक्रमण और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने पर मूल्यवान सबक प्रदान करता है। भाग सी। कंट्रास्ट और तुलना के बीच अंतर। तुलना और कंट्रास्ट दोनों ही विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वे अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं और अलग अलग तरीकों को शामिल करती हैं। गहन विश्लेषण करने के लिए इन प्रक्रियाओं के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। उद्देश्य। तुलना का उद्देश्य दो या दो से अधिक संस्थाओं के बीच समानता और अंतर की पहचान करना है, ताकि उनकी विशेषताओं और संबंधों की गहरी समझ हासिल की जा सके। यह समानताओं और अंतरों दोनों को उजागर करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर, कंट्रास्ट मुख्य रूप से संस्थाओं के बीच अंतरों की पहचान करने और उन पर जोर देने पर केंद्रित है। लक्ष्य यह उजागर करना है कि वे एक दूसरे से कैसे अलग हैं। दृष्टिकोण। तुलना में समानताओं और अंतरों की संतुलित जांच शामिल है। उदाहरण के लिए, यूके और यूएस की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की तुलना करने में समानताओं, जैसे कि दोनों के पास उन्नत चिकित्सा तकनीक है, और अंतरों, जैसे कि फंडिंग और एक्सेस मॉडल, दोनों को देखना शामिल होगा। कंट्रास्ट में अंतरों की अधिक सटीक जांच शामिल है। उदाहरण के लिए, समान स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की तुलना करने पर विशेष रूप से अंतरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे कि यूके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित है और सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करती है, जबकि यूएस की मुख्य रूप से निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पहुंच और कवरेज में महत्वपूर्ण असमानताएं प्रदान करती है। परिणाम। तुलना करने से अक्सर सूक्ष्म समझ विकसित होती है, जो विश्लेषण की जा रही संस्थाओं की जटिलताओं की सराहना करती है। यह अंतर्निहित सिद्धांतों या पैटर्न को प्रकट कर सकता है जो तुरंत स्पष्ट नहीं होते हैं। विपरीतता से मतभेदों का स्पष्ट चित्रण होता है, जो विकल्पों के बीच अंतर करने, निर्णय लेने या अद्वितीय विशेषताओं को समझने के लिए उपयोगी हो सकता है। उदाहरण। तुलना। जापान और कनाडा की शैक्षिक प्रणालियों की तुलना करते समय कोई यह देख सकता है कि दोनों देश शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं और उनकी साक्षरता दर भी उच्च है। हालांकि शिक्षण के तरीके, कक्षा की गतिशीलता और छात्र तनाव के स्तर में काफी अंतर हो सकता है, जहां जापान रटने और अनुशासन पर जोर देता है, जबकि कनाडा समग्र विकास और रचनात्मकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तुलना। इन शैक्षिक प्रणालियों की तुलना करने पर इस बात पर जोर दिया जाएगा कि जापान में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और कठोर परीक्षा प्रणाली है, जिसके कारण छात्रों में तनाव अधिक होता है और स्कूल के घंटे लंबे होते हैं, जबकि कनाडा में अधिक आरामदेह और लचीला दृष्टिकोण है, जो छात्रों की भलाई और पाठ्येतर गतिविधियों को प्राथमिकता देता है। सारांश। तुलना समानता और अंतर दोनों की जांच करके एक व्यापक और अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। तुलना अंतरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिससे अक्सर अध्ययन के तहत संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होता है। निष्कर्ष।
निष्कर्ष के तौर पर जटिल सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। सामाजिक संबंधों की संपूर्ण प्रणालियों की जांच करके शोधकर्ता विभिन्न मूल्यों और प्रथाओं में समग्र अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण दूर और अपरिचित अवधारणाओं को ज्ञात अनुभवों से जोड़कर उन्हें परिचित करने में भी मदद करता है, जिससे विविध क्षेत्रों की हमारी समझ बढ़ती है। तुलना और विपरीतता के बीच अंतर को समझना विश्लेषणात्मक क्षमताओं को और समृद्ध करता है, जिससे सूक्ष्म और सटीक मूल्यांकन की अनुमति मिलती है। यह चिंतनशील अभ्यास अकादमिक शोध और रोजमर्रा की समस्या समाधान दोनों में तुलनात्मक तरीकों के महत्व को दर्शाता है। 9.5 निष्कर्ष। हमने तुलना और विषमता के संचालन से संबंधित जटिल मामलों पर गौर किया है। हमने तुलनात्मक पद्धति के उपयोग के इतिहास की समीक्षा की है, जो सामाजिक वास्तविकता की व्याख्या को आकार देने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है।